हमने देखा है कुछ टीम्स अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं सीजन में, कुछ टीम बेकार परफॉर्मेंस करती हैं और कुछ एवरेज परफॉर्मेंस करती हैं। तो ऐसा नहीं होता कि वो टीम जो एवरेज परफॉर्मेंस कर रही है कि वो उसकी जो स्क्वाड है वो बेकार बनी हुई है, या फिर जो टीम परफॉर्मेंस नहीं दे रही है, बॉटम ऑफ द टेबल पड़ी हुई है, उसकी टीम बेकार है, या फिर वो टीम जो सबसे टॉप पर बैठी हुई है वो सबसे ज्यादा अच्छी टीम है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने सीजन में देखा है कि कई टीम्स टॉप पर जाती हैं और फिर बॉटम पर भी आ जाती हैं, लाइक राजस्थान रॉयल्स। उसके बाद कई टीम्स हमने ऐसे देखी हैं जो बॉटम से टॉप पर पहुंचती हैं, लाइक मुंबई इंडियंस, जिनका हमेशा से यही नेचर रहा है और पिछले सीजन तो आरसीबी ने भी ये कमाल करके दिखाया था। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता ना कि ओवरऑल टीम्स की जो स्क्वाड होती है वो उन पर चीजें मैटर करती हैं, लेकिन उतना नहीं जितना हम सब लोग समझते हैं। इसमें जो भूमिका होती है वो कोचिंग स्टाफ की भी होती है। अगेन मैंने आपको पिछले लाइव में एग्जांपल दिया था कि अगर आपको कोई चीज सीखनी है और आपको उस चीज में मास्टर बनना है या फिर अच्छी तरीके से सीखनी है, तो आप सबसे पहले जो आपका स्टेप होगा उस चीज को सीखने के लिए, सबसे पहला स्टेप होगा आपका कोचिंग स्टाफ, यानी कि आपका कोचिंग जो भी ट्यूटर है या जो आपको ट्रेनिंग देने वाला है वो कितना कैपेबल है, उसके लिए आप वो सबसे पहले चीज ढूंढोगे। आप अगर कोई ऐसा ट्रेनर ढूंढ लेते हो जिसकी कोचिंग आप पर या सूट नहीं कर रही है, यानी कि आपके लिए सूटेबल नहीं है, तो आप उस चीज को, जाहिर सी बात है, जो आप अचीव करना चाहते हैं शायद ही अचीव कर पाए। तो ये चीज हम सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन फिर भी इस चीज को हम मतलब इग्नोर करते हैं। आईपीएल के टाइम पर हम सारा का सारा जो ब्लेम है ना वो टीम पर ही दे देते हैं, उसके खिलाड़ियों को दे देते हैं। तो असल में ना टीम की जितनी भी स्ट्रेटजीज वगैरह होती हैं, उसको कैसे मैदान में, जो ग्राउंड में डिप्लॉय करना है, वो सारी चीजें ना कोचेस के हाथ में होती है। तो वही कोचेस के बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि सारा कुछ ना कोचेस के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो मैंने बताया ना कि कोचेस की बहुत ज्यादा भूमिका होती है और उसी चीज को हम इग्नोर कर देते हैं, सब लोग सीधे टीम को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। तो आज का ये जो लाइव है ना, इसमें हम बात करेंगे मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की। इनके कोचिंग स्टाफ के बारे में जानेंगे, या थोड़ी बहुत तो आपको नॉलेज होनी चाहिए ना कोचिंग स्टाफ के बारे में, तो उसके बारे में पता करेंगे। फिर एट द एंड हम इस कंक्लूजन पर भी पहुंचेंगे कि कौन सी टीम इस सीजन में सबसे ज्यादा डोमिनेंट है, यानी कि पावरफुल है, किसका पलड़ा जो है वो भारी रहने वाला है, मुंबई इंडियंस का या फिर चेन्नई सुपर किंग्स का। तो अब चलते हैं सीधे मुद्दे की बात पर। तो हम बात कर रहे थे कोचिंग स्टाफ के बारे में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स की, यानी कि येलो आर्मी की। इसकी बात करने वाले हैं हम, येलो आर्मी की। थाला की टीम है भाई, क्यों नहीं करनी पड़ी चाहिए भाई। और सबसे पहली बात तो यह है कि भाई थाला की टीम का ना बात करने में मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है। उसका रीजन यह है कि भाई थाला खुद बड़े कोच हैं टीम के लिए। भाई थाला ना कोई कोच से कम थोड़ी ना है, तो थाला तो खुद ही टीम के लिए कोच हैं, तो उनके बारे में बात क्या ही करो। लेकिन फिर भी बात करते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि मैं भाई बताऊं, सबसे पहले हम चेन्नई सुपर किंग्स के कोचिंग स्टाफ की बात कर लें। तो मेरे भाई डेटा के अनुसार, जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है कि चेन्नई सुपर किंग्स जो टीम थी आखिरी बार चैंपियन बनी थी 2023 में। उसके बाद 2024 का सीजन था, इनका एवरेज रहा, टॉप 4 में जाने से बचे। आरसीबी जो टीम थी उसने सपना तोड़ा इनका टॉप 4 में। अगर ये पहुंचते तो शायद मे भी फाइनल तक अगेन दोबारा पहुंच जाते लगातार। लेकिन वो खैर अलग बात है कि आरसीबी वालों ने, मतलब ये चीज अच्छी लगी नहीं आरसीबी वालों को, और आरसीबी जो भी लोग थे, आरसीबी की टीम थी, उन्होंने इनको जाने से रोक दिया। तो ये कतई अन्याय हुआ भाई, ये अन्याय था, और एक अन्याय तो हमारे आरसीबी वालों के साथ भी हो रहा है। लेकिन क्या करें, अब उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। फिलहाल अब टीम के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले 2023 की बात करूं तो देखो, पहले मैं आपको बताऊंगा कोचिंग स्टाफ की बात कर लें 2023 की, क्योंकि जिस कोचिंग स्टाफ ने चैंपियन बनाया है तो पहले उसके बारे में तो बात करना पड़ेगा ना हमें कोचिंग स्टाफ में। तो 2023 के कोचिंग स्टाफ की बात करें तो स्टीवन फ्लेमिंग जो थे वो इनके हेड कोच रहे हैं। बैटिंग कोच की बात करें तो माइकल हसी इनके बैटिंग कोच रहे हैं। बॉलिंग कोच ड्वेन ब्रावो इनके साथ रहे थे, इनके पहले इनके लिए खेलते भी थे, फिर इनके कोच भी बन गए। ओके, फिर फील्डिंग कोच की बात करें तो राजीव कुमार इनके फील्डिंग कोच हैं। ये 2023 के कोचिंग स्टाफ की बात कर रहा हूं। अगेन जब हम 2024 में आते हैं तो सेम जो सीएसके की टीम है ना, इसी सेम कोचिंग स्टाफ के साथ 2024 में भी करती है। हेड कोच स्टीवन फ्लेमिंग, बैटिंग कोच माइकल हसी, बॉलिंग कोच ड्वेन ब्रावो एंड फील्डिंग कोच राजीव कुमार। लेकिन 2024 में जो हमारा जो सीएसके का परफॉर्मेंस था वो एवरेज था। आप एवरेज बोल सकते हो, इतना ज्यादा नहीं था कि टॉप पर बैठी हो सीएसके, ठीक है। तो एवरेज था सेम कोचिंग स्टाफ के साथ। तो यहां पर कुछ थोड़े बहुत फॉल्टेज आए होंगे, वो क्या होंगे वो हम वीडियो के आगे बारे में जानेंगे। अब बात करते हैं 2025 के बारे में। 2025 का सीजन जो कि अब शुरू होने वाला है। आई थिंक 23 तारीख को पहला मैच है सीएसके का, तो उस दिन से शुरू होने वाला है। तो
उसमें क्या इनका कोचिंग स्टाफ रहने वाला है। तो 2024 की तरह ही ये सेम कोचिंग स्टाफ के साथ 2025 में भी जा रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा चेंज है इनकी टीम में, इनके कोचिंग स्टाफ में एक छोटा सा चेंज है, वो है इनके ड्वेन ब्रावो, जो कि इनके बॉलिंग कोच हुआ करते थे। ड्वेन ब्रावो 2025 में ना इनके साथ नहीं है, और एरिक सिम्पसन जो है, सॉरी एरिक सिमोन्स, सिम्पसन बोल दिया मैंने, सिम्पसन वो कार्टून वाला सिम्पसन नहीं, एरिक सिमोन्स जो है वो इनके नए बॉलिंग कोच होने वाले हैं। तो ये एक छोटा सा बदलाव है इनके कोचिंग में। अगेन अब हम बात करते हैं मुंबई इंडियंस की, क्योंकि पहले मैं आपको दोनों के ओल्ड कोचिंग स्टाफ बताऊंगा, फिर आपको नए कोचिंग स्टाफ से मिलाऊंगा दोनों टीम्स के बारे में, फिर उसके बाद हम डीप एनालिसिस करेंगे कौन बेटर है कौन नहीं, ठीक है। तो मुंबई इंडियंस की बात करते हैं। तो मुंबई इंडियंस के हम हेड कोच की बात करें तो इनके थे 2023 में इनके कोचेस थे मार्क बाउचर, ओके। देन बैटिंग कोच थे इनके किरण पोलार्ड, ये भी इनके लिए खेला करते थे, वेस्ट इंडीज के हैं और इनके लिए खेला करते थे। एक बेहतरीन फिनिशिंग जो थे वो टीम को प्रोवाइड करते थे। तो 2023 में हम बात कर रहे हैं, तो 2023 में इस कोचिंग स्टाफ के साथ, अभी पहले मैं पूरा बता दूं आपको, तो बॉलिंग कोच थे इनके सेन बॉन्ड, फील्डिंग कोच थे जेम्स पेमेंट नहीं पेनमेट, ठीक है। असिस्टेंट बैटिंग कोच की बात करें तो इनके थे अरुण कुमार जयदीश, ठीक है। अरुण कुमार थे इनके असिस्टेंट बैटिंग जो भी कोच थे। तो इस साल इनकी जो परफॉर्मेंस रहती है वो रहती है बॉटम ऑफ द टेबल नहीं, नंबर 4 पर रहती है। ये क्वालिफाई करने में, मतलब क्वालिफाई तो कर जाते हैं, लेकिन अपनी जो भी इनकी जो कहते हैं ना मंजिल थी उसको अंजाम नहीं दे पाते, मंजिल से चूक जाते हैं। ये पॉइंट्स टेबल में क्वालिफाई कर जाते हैं, यानी कि क्वार्टर जो भी इनके जो एलिमिनेटर और वो होता है ना, एलिमिनेटर में क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाते जिस मंजिल तक इन्हें पहुंचना चाहिए था। तो वहां दिक्कत आई। फिर अगेन जब हम 2024 में आए तो ये जो टीम थी वो एक नए कोचिंग सेटअप के साथ गई। यहाँ पर चेंज हुए, हेड कोच में वापस महिला जयवर्धने की वापसी हुई, किरण पोलार्ड एज अ सेम रहे, लसित मलिंगा इनके बॉलिंग कोच बने, साथ में पारस महाबरे इनके जो भी थे इनके साथ में, ये दोनों जो थे बॉलिंग कोच असिस्टेंट थे, बॉलिंग कोच थे किसके, मुंबई इंडियंस के। फिर बात करें जेम्स पेमेंट फील्डिंग कोच सेम रहा है और बैटिंग असिस्टेंट कोच भी सेम रहे। फिर अब जब 2025 की बात करते हैं, 2024 में तो आप सभी को मालूम है कंडीशन क्या थी, और मैक्सिमम लोग उसके जो टीम की कंडीशन थी उसके पीछे का रीजन जानते ही जानते हैं, तो वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 2025 में आते हैं तो सेम कंडीशन रहती है, 2024 वाली स्क्वाड बिल्कुल सेम टू सेम रहती है स्टाफ की जो, लेकिन कुछ छोटे से चेंज होते हैं। एक छोटा चेंज होता है फील्डिंग कोच में, इस बार जुड़ते हैं कार्ल हॉपकिंसन। इनकी टीम में इस बार कार्ल हॉपकिंसन की वापसी होती है, मतलब वापसी क्या होती है, मतलब इस बार इनको जुड़ते हैं इनसे। तो एवरेज देखा जाए कि 2025 में देखा जाए तो दोनों ही टीम्स ने छोटे छोटे माइनर से चेंज किया है। उधर तो उन्होंने बॉलिंग कोच में परिवर्तन किया, इन्होंने फील्डिंग कोच में परिवर्तन किया। दोनों की कंपैरिजन हम अब पिछले सीजन की तुलना में अगर दोनों की परफॉर्मेंस देखें तो सीएसके काफी अच्छा परफॉर्मेंस दी थी इन कंपैरिजन ऑफ मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस तो बॉटम से उठ ही नहीं पाई थी, उसके पीछे भी आएंगे क्या रीजन थे वो हम सब लोगों को मालूम है। तो बात करें यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स की, तो चेन्नई सुपर किंग्स की जो मतलब हर बार ये जो टीम है वो बॉटम तो बहुत कम ही आती है, हर बार ये जो टीम एक एवरेज और एक अच्छा परफॉर्मेंस देखा जाती है। इसका रीजन है इनका कंसिस्टेंट कोचिंग स्टाफ। ये बात हमको माननी पड़ेगी कि चेन्नई सुपर किंग्स अपने स्टाफ में बदलाव बहुत कम करती है, बहुत ही कम अपने कोचिंग स्टाफ में बदलाव करती है। जैसी ये अपनी स्क्वाड अनचेंज रखते हैं, जैसी ये अपनी जर्सी अनचेंज रखते हैं, वैसे ही अपनी कोचिंग स्टाफ को भी अनचेंज रखते हैं। मतलब कह सकते हैं ना ये जो टीम है ना बहुत ज्यादा स्टेबल टीम है, ये चेंजेस में ज्यादा मतलब विश्वास रखते नहीं, इस तरीके से आप कह सकते हैं। अगेन अदर हैंड हम मुंबई इंडियंस की बात करें तो ये भी सेम काइंड ऑफ टीम मान सकते हो। ये भी मैक्सिमम क्या करते हैं, ज्यादा चेंजेस करते नहीं है, मेन अपनी कोर टीम को रिटेन कर लेते हैं, उसके बाद कोचेस में थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज करते हैं, लेकिन कभी भी बड़े चेंजेस नहीं करते हैं। हालांकि मुंबई इंडियंस टीम अपने हेड कोच में तो कई बार बदलाव करी है, महिला जयवर्धने को ये कोच बनाए थे, कभी मार्क ब्राउच को भी ये हेड कोच बना चुके हैं, तो इनके यहाँ पर चेंज रहते हैं। लेकिन ये जो हमारी सीएसके है ना ये चेंज नहीं करती है भाई, ये इनके हेड कोच शुरू से ही काफी लंबे समय से यही चले आ रहे हैं फ्लेमिंग। तो ये जो टीम है बहुत स्टेबल है, तो जो चीज स्टेबल रहती है वो अच्छा परफॉर्मेंस देती भी है। तो ये जो टीम है भाई इनकी देखो
कोचिंग स्टाफ स्टेबल है, स्क्वाड भी स्टेबल रहती है, ड्रेस भी देखें हम यानी जर्सी देखें तो वो भी स्टेबल रहती है, उनका परफॉर्मेंस भी स्टेबल रहता है। ज़्यादा ना तो एकदम डिप हो जाता और ना ही ज़्यादा एकदम उठ जाता। वो कहते हैं ना कि एकदम या तो टॉप पर ही चल रही हो या फिर एकदम बॉटम में चल रही हो, वो वाला इनका सीन इनका साथ रहता नहीं है। ये स्टेबल चलते हैं, हर सीज़न मतलब क्वालिफाई करते हैं, एक आध सीजन बीच में रह जाता है, लेकिन इस तरीके से नहीं गिरते जिस तरीके से बाकी की टीमें हमें गिरती हुई नजर आती हैं। दूसरी साइड अगर हम मुंबई इंडियंस की बात करें ना, तो मुंबई इंडियंस क्या करती है भाई, इनका जो परफॉर्मेंस है वो डिप डाउन डिप डाउन डिप डाउन चलता रहता है। कई सीजन एकदम ये भाई एकदम फाइनल जीत ले जाएंगे, कई सीजन ये बॉटम में भी पड़े रह जाते हैं। तो इनका काइंड ऑफ अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो अनस्टेबल है, लेकिन इनकी विनिंग रेट ना काइंड ऑफ CSK के बराबर है। ये विनिंग रेट में बराबर चलते हैं, एक टीम स्टेबल एक टीम प्योरली अनस्टेबल, लेकिन बराबरी होती है ट्रॉफीज की। तो इनका एक अलग ही वॉर चलती है, इनकी ट्रॉफी वाली वॉर अलग ही आपस में छिड़ी रहती है कि कौन सबसे ज्यादा ट्रॉफी जीतेगा, और वो अभी भी चलेगी। इस सीजन में भी ये वॉर इनके साथ चलने वाली है। तो हम बात कर रहे थे इनके कोचेस की, तो देखो मुख्य कोच अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, स्टीवन फ्लेमिंग है, न्यूजीलैंड के हैं और 16 साल हो गए इन्हें, इनका 16 साल का एक्सपीरियंस है। ओके, तो फ्लेमिंग काफी समय से यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जुड़े हैं। और बात करें तो स्टीफन फ्लेमिंग 5 बार चैंपियन बना चुके हैं अपनी कोचिंग में चेन्नई सुपर किंग्स को। देख सकते कितना लंबा समय हो गया, काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। वही बात करें मुंबई इंडियंस की, तो महिला जयवर्धने जो कि श्रीलंका के हैं, 9 साल का इन्हें एक्सपीरियंस है कोचिंग का, और अपनी कोचिंग स्टाफ में जो अपनी कोचिंग जो कंडीशन अपनी अंडर कोचिंग के ये मुंबई इंडियंस को 3 बार चैंपियन बना चुके हैं। 2017 का चैंपियन हो या फिर 2019 की चैंपियनशिप हो या फिर 2020 की चैंपियंस हो, 3 बार ये मुंबई इंडियंस को अपने अंडर चैंपियन बना चुके हैं। तो काइंड ऑफ यहाँ पर वॉर तो बराबर की सी चल रही है, लेकिन भले ही फ्लेमिंग्स का जो पलड़ा है इन पर भारी रहा है, लेकिन क्या पता इस बार जो जयवर्धने हैं वो इस पलड़े को जो भारी वाला पड़ रहा है, जो फ्लेमिंग्स का पड़ रहा है, उसको थोड़ा अंतर कम कर दें। क्या पता अगेन दोबारा से चैंपियन बना दें। लेकिन पिछली साल भी ये रहे थे हेड कोच, तो पिछली साल तो टीम की जो हालत थी बॉटम थी। तो कई सारे संयोग बनते हैं, लेकिन कुछ क्या संयोग बनते हैं वो हमें देखना बनता है। फिर इसके बाद बात करें इनके नेक्स्ट कोच, बल्लेबाजी कोच की बात करें, तो इनके जो चेन्नई वालों के जो बल्लेबाजी कोच हैं वो है माइकल हसी, जिन्हें जो कि ऑस्ट्रेलिया के अगेन है। ऑस्ट्रेलिया के पास भाई इनका ऑस्ट्रेलिया मतलब एक न्यूजीलैंड का है, एक ऑस्ट्रेलिया का है, बहुत दोनों ही तगड़ी टीमों के जो कोचेज हैं इनके पास रखे हुए हैं भाई। और 8 साल का एक्सपीरियंस भी कोई छोटा मोटा नहीं है। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतनी ज़्यादा आपकी क्वालिटी ऑफ कोचिंग रिफाइन होकर आती है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। किरण पोलार्ड इनके बैटिंग कोच हैं, जिन्हें 2 साल का ही एक्सपीरियंस है कोचिंग का, और बैटिंग तो वो टीम के लिए काफ़ी लंबे समय से करते आ रहे हैं। तो टेक्निकली देखे जाए तो CSK के बल्लेबाजी जो कोच हैं, जो बल्लेबाजी कोच है वो CSK को लीड करके चलते हैं भाई साहब। और वही बात करें हम मुंबई इंडियंस की, तो ये जो दोनों कायरन पोलार्ड को अपना बैटिंग कोच बनाया ना, तो कायदे से देखा जाए कायरन पोलार्ड हमारे फिनिशर थे, आप सभी लोगों को मालूम होगा, फिनिशर थे कायरन पोलार्ड, और इनको इन्होंने बल्लेबाजी कोच बनाया। तो कहीं ना ये अब के समय में ये जो मुंबई इंडियंस की टीम ना, अब कहीं ना कहीं ये RCB वाली गलती कर रही है, RCB वाली गलतियों को मैच कर रही है। इस वजह से इनका जो परफॉर्मेंस है ज़्यादा हिट नहीं रहा, बोल सकते हैं आप। कहीं ना कहीं उसी तर्ज पर जा रही जिस तर्ज पर RCB इस समय है। पता नहीं क्या ही कर रहे हैं ये लोग। उनका भी जो बैटिंग कोच था वो फिनिशर ही था, और यहाँ पर इन्होंने माइकल हसी एक अच्छे और कोर बैटिंग यूनिट के बल्लेबाज को उन्होंने चुना है, और ये फिनिशर को अपना बल्लेबाजी कोच बना बैठे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक छोटा सा फॉल्ट है। और पावर हिटिंग, आप सारा का सारा मैच पावर हिटिंग से नहीं जीत सकते, आपको थोड़ा सा स्लो भी खेलना होता है, हर चीज़ पावर हिटिंग से नहीं होती। और इनकी बात करें चेन्नई वालों के, तो इनका जो बैटिंग कोच है माइकल हसी, इनके पास पावर हिटिंग का भी भाई आइडिया जो है, एक्सपीरियंस है, बीच के ओवर्स में कैसे चलना है उसका भी एक्सपीरियंस है। तो एक काफ़ी बैलेंस्ड कोच है ये बोल सकते हैं। और उधर हम देखें तो पावर हिटिंग है, तो कैसे आप कंपीट कर लोगे इस केस में। तो इसमें भाई ना चेन्नई सुपर किंग्स को 1 पॉइंट मिल जाता है, उधर भी चेन्नई सुपर किंग्स को 2, जो थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा था तो 2 पॉइंट मिल जाते हैं, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर 2 पॉइंट मिल गए। यहाँ पर गेंदबाजी की बात करें तो इनके जो मतलब एरिक साइमंस हैं, इनके जो साथ जुड़े हैं वो एरिक साइमंस हैं, जिन्हें 10 साल का एक्सपीरियंस है। वहीं हम बात करें लसित मलिंगा की, तो इनको भी सिर्फ 3 साल हुए हैं, और ये भी इनके लिए खेला करते। तो काइंड ऑफ देखा जाए ना, यहाँ पर ये जो मुंबई इंडियंस वालों का जो कोचिंग स्टाफ है ना, वो इन्हीं की टीम है। ये मतलब जो स्क्वाड पुरानी होती जा रही है, या जो लोग रिटायरमेंट की एज पर पहुंच रहे हैं, उन्हें अपनी स्क्वाड में रख रहे हैं। अब अगले साल कहीं 2-3 साल बाद हमें रोहित शर्मा इनकी कोचिंग स्टाफ में ना दिखे, वो भी दिख सकते हैं हमें। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, कोई दो राय वाली बात नहीं है, रोहित शर्मा कोचिंग स्टाफ को ज्वाइन कर सकते हैं।
तो वो भी देखने को मिलेगा। तो संतुलित गेंदबाजी की सलाह हम देखें तो भाई यहाँ पर एक आप कहें ना डिसेंट गेंदबाजी बोलते हैं ना, काफी बैलेंस्ड बॉलिंग इनकी तरफ से मिलती है एरिक सिमोनसेन की तरफ। वहीं हम बात करें तो इनके पास ना डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है। हमने देखा है आईपीएल में मैच में डेथ ओवर्स काफी ज्यादा क्रूशियल्स होते हैं, वहीं पर मैच निकल जाता है हाथों से, वहीं हम कई टीम्स मैच को फंसा भी लेती हैं। तो यहाँ पर काइंड ऑफ एक पॉइंट ना यहाँ पर एक्स्ट्रा जाता है मेरी तरफ से मुंबई इंडियंस को। यहाँ पर इनकी ये चॉइस थोड़ी सही हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो अप्रोच सीएसके की है वो भी खराब नहीं है, वो भी अप्रोच सही है कि आपको एक अच्छी गेंदबाजी मतलब बैलेंस गेंदबाजी होनी चाहिए। तो वो मैं मान सकता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा एज है मुंबई इंडियंस के पास। तो चेन्नई तो ये वाला जो पॉइंट है ना वो मुंबई इंडियंस के पास जाता है। तो अब यहाँ पर जो बराबरी चल रही है वो 2-1 की हो गई है, ठीक है। अब बात करते हैं सहायक कोच गेंदबाजी मतलब जो स्पिन गेंदबाजी के सलाहकार हैं। तो यहाँ पर इनके साथ श्रीधरन श्रीराम जो कि इस साल ही जुड़े हैं इस टीम के साथ, तो वो यहाँ पर अपनी स्पिन कोच की जो फैसिलिटीज हैं वो चेन्नई सुपर किंग्स को प्रोवाइड करने वाले हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर मुंबई इंडियंस की, तो इनके पास भी स्पिन कोच है ही नहीं। ये अगेन इन्होंने आरसीबी वाली गलती करी है जो हमने पिछले वीडियो में बताई थी यार। आरसीबी भी सेम ये गलतियां कर रही है और ये मुंबई इंडियंस भी इन्हीं गलतियों पर उतर आई है। इन्होंने भी स्पिन कोच नहीं रखा, यानी कि मुझे लग रहा है इन्हें स्पिनर की जरूरत ही नहीं है, स्पिन की मतलब जरूरत नहीं है। तो देखा जाए सीएसके अपनी स्पिन रणनीति चलाती है और स्पिन रणनीति के लिए उन्होंने कोच रखा है, सलाहकार रखा है, वो भी एक इंडियन है जो कि काइंड ऑफ परिस्थितियों को काफी अच्छी तरीके से समझता है। यहाँ पर तो कोच ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, कौन समझेगा परिस्थितियों को, बात अलग ही है। तो यहाँ पर एक एज यहाँ पर अगेन सीएसके को मिल जाता है और ये लीड हो जाती है सीएसके की 2 पॉइंट से लीड हो जाती है, 3 सीएसके और 1 मुंबई इंडियंस। बात करते हैं फील्डिंग कोच की, तो राजीव कुमार इनके जो सीएसके वालों के हैं काफी लंबे समय से इनके फील्डिंग कोच रहे हैं और 5 साल का इन्हें एक्सपीरियंस भी है। और इनकी बात करें कार्ल हॉपकिंस, तो इन्हें 7 साल का एक्सपीरियंस है। तो अनुभव के हिसाब से यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना वो मुंबई इंडियंस को जाता है। लोकल तो बात करें फील्डिंग कोच में, तो यहाँ पर सीएसके के जो कोच है वो लोकल है, इंडियन है, तो इन्हें लोकल अनुभव है। और मुंबई इंडियंस के जो इंग्लिश और टेक्निकल मतलब अनुभव है ना भाई, टेक्निकल बंदा है और इंग्लैंड का है। तो हमने तो वैसे भी देखा है इंग्लैंड हो या फिर अदर कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए आप या फिर न्यूजीलैंड ले लीजिए, इनकी ना फील्डिंग काइंड ऑफ काफ़ी जो फील्डिंग का दर्जा होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी उच्च दर्जा की फील्डिंग होती है। तो वो अगेन यहाँ पर एक एज जो है वो मुंबई इंडियंस के पास जाता है। तो अब ये जो वॉर होती है वो 3-2 से चल रही है आगे। तो यहां पर ना देखा जाए ना यहां पर काइंड ऑफ थोड़ा सा एज है चेन्नई सुपर किंग्स के पास। मुंबई इंडियंस थोड़ा सा पिछड़ जाती है एक्सपीरियंस के मामले में, कहीं पॉइंट्स पर एक्सपीरियंस के मामले में ये पिछड़ जाती है। चेन्नई सुपर किंग्स ज्यादा स्टेबल है जैसा कि मैंने पहले भी बताया, और मुंबई इंडियंस थोड़ी सी अनस्टेबल टीम है। कोचिंग स्टाफ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर अब जैसे कोचेज होंगे वैसे तो टीम परफॉर्मेंस करेगी ना, ये भी तो कोचेज के ऊपर ही निर्भर करता है ना कि किस तरीके की रणनीति बनाते हैं या कैसे कुछ करते हैं। अब किसी बंदे को ज्यादा एक्सपीरियंस है तो उसकी जो स्ट्रेटजीज बनाने की जो कैपेबिलिटी होगी वो ज्यादा रिफाइन हुई होगी, और जिसको एक्सपीरियंस थोड़ा कम है तो उसकी जो कंडीशंस को देखकर जो स्ट्रेटजी बनाने की कैपेबिलिटी होगी वो थोड़ी कम रिफाइन होगी। हालांकि ये नहीं कह रहा कि मैं भाई नया बंदा स्ट्रेटजीज नहीं बना सकता, स्ट्रेटजीज बना सकता है, क्या पता पुराने से भी ज्यादा अच्छी स्ट्रेटजी बना ले। तो वो डिपेंड करता है कि बंदे की जो मेंटलिटी क्या है, मेंटलिटी पर डिपेंड करता है। तो वो जो मेंटलिटी रहती है वो हमें ग्राउंड पर दिख जाती है। हालांकि मुंबई इंडियंस पिछले सीजन परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, वो एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है। इस सीजन पता चल जाएगी कि ये जो कोचिंग स्टाफ है कितना कारगर है, कहां तक मुंबई इंडियंस को लेकर जाता है। भारतीय परिस्थितियों में देखें तो हम देखो भारतीय परिस्थितियों का वैसे मैं आपको बता दूं तो एक तो पास इनके पास न्यूजीलैंड का अच्छा एक्सपीरियंस है, हेड कोच है इनके। फिर बैटिंग कोच में ऑस्ट्रेलिया का इन्हें मतलब सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद इंडियन पिचेस के हिसाब से बॉलिंग के लिए इनके पास इंडियन बॉलर्स भी हैं, जो इंडियन बॉलिंग कोचेस भी हैं। दक्षिण अफ्रीका के बॉलिंग कोचेस भी इनके पास मौजूद हैं। तो ओवरऑल काफी अच्छा जो एक्सपीरियंस है वो दे प्रोवाइड करा सकते हैं इनका जो कोचिंग स्टाफ है। और वो दूसरी तरफ बात करें तो मुंबई इंडियंस का थोड़ा सा जो कोचिंग स्टाफ है ना वो थोड़ा सा अनएक्सपीरियंस वाला बोल सकते हैं हम, थोड़ा सा कम एक्सपीरियंस है इन कंपैरिजन ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स। हालांकि आप इसे ये नहीं कह सकते कि एक्सपीरियंस नहीं है, यानी कि कम एक्सपीरियंस है, वो आप समझ गए होंगे। तो मेरे हिसाब से ना कुल मिलाकर कंक्लूजन निकालूं तो यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स का जो थोड़ा सा पल रहा है ना वो मुंबई इंडियंस की ओर भारी पड़ जाता है। अगेन ये कोचिंग स्टाफ की बारी है, कोचिंग स्टाफ की बात कर रहे हैं, स्क्वाड की नहीं। अब भले ही आपके पास एक्सपीरियंस है, कई बार अच्छे एक्सपीरियंस भी फ्लॉप हो जाते हैं, क्योंकि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी स्क्वाड के साथ आपकी चीजें कैसे सेटल हो रही हैं, आपकी स्क्वाड के साथ आपकी चीजें कैसे सेटल हो रही हैं, आपका जो कम्युनिकेशन है वो कैसा हो रहा है स्क्वाड और
कोचेस के बीच में, इस चीज़ पर सबसे ज़्यादा ये चीज़ डिपेंड करती है। आप कैसे अपनी जो थिंकिंग है, जो स्ट्रेटजीज है, वो कैसे डिलीवर कर पा रहे हैं टीम को और कैसे उनको डिप्लॉय कर पा रहे हैं, इस पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है ये। और दूसरे एंड तो भाई चेन्नई सुपर किंग्स में थाला है, उनके पास तो वो खुद ही एक तरीके से कोच है, उनको तो आप खुद ही हेड कोच बना सकते हो टीम का, और नहीं तो आने वाले समय में हमें बन भी सकते हैं टीम के लिए हेड कोच वो तो खुद ही एक हेड कोच है। तो उनका ना जो कम्युनिकेशन है और जो कोचेस का कम्युनिकेशन है वो बड़ी आसानी से मैच हो जाता है। वही अदर हैंड बात करें मुंबई इंडियंस की, तो यहाँ पर पिछले 1-2 सालों में ना इस टीम को थोड़ा सा मतलब कम्युनिकेशन ब्रेक हुआ है। एक तो उन्होंने सबसे पहले अपने कैप्टेंसी बदल दी ना, तो वो जो रोहित शर्मा के पास एक्सपीरियंस होता है, वो कम्युनिकेशन होता है कोचेस के साथ, जो हेड कोच वगैरह होते हैं उनके साथ जो बातें होती हैं, वो जो कम्युनिकेशन है अब थोड़ा सा ब्रेक होता हुआ नजर आएगा। रीजन क्योंकि वो तो कोच ही, वो तो कैप्टन ही नहीं है, कैप्टन तो हार्दिक पांड्या है। तो हार्दिक पांड्या और ये जो कोचिंग तिगड़ी होने वाली है, इनके बीच में कैसा कम्युनिकेशन बैठता है, कैसी अंडरस्टैंडिंग बैठती है, वो उस पर डिपेंड करती है। पिछले सीजन अंडरस्टैंडिंग बैठी नहीं है, हम सब जानते हैं। अंडरस्टैंडिंग तो समझो खिलाड़ी के बीच में ही कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी मुंबई इंडियंस के, वही लड़ झगड़ रहे थे आपस में। तो टीम परफॉर्मेंस करेगी कैसे ग्राउंड में? 2-2 टुकड़ों में टीम बट गई थी भाई, रोहित शर्मा का ग्रुप, हार्दिक पांड्या का सपोर्टर ग्रुप, टीम के मतलब बंटवारे हो गए थे। लेकिन इस सीजन एक अलग चैलेंज होगा यहाँ पर मुंबई इंडियंस के कोचेस के लिए कि कैसे वो टीम को ज्वाइन कर रख पाते हैं, और इवन ये सब चीज़ें थे तो अब सॉल्व हो चुकी हैं। तो वो चीज़ जो हमें पिछले सीजन देखने को मिली थी, आई होप इस बार सीजन में नहीं दिखेंगी, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि वो हार्दिक पांड्या के साथ कैसे कम्युनिकेट कर पाते हैं, कैसे अपनी स्ट्रेटजीज डेवलप करके उन्हें डिप्लॉय कर पाते हैं। तो सब कुछ ना कोचेस के हाथ में होने वाला है। तो चेन्नई की जो कंडीशंस हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो थोड़ी सी इजी हैं इन कंपैरिजन ऑफ मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस की परिस्थितियां थोड़ी सी कठिन है उनके लिए, उन्हें अब ये चेंज करना है सारा कुछ। मैं बात कर रहा था कि भाई आप में से कई लोग कहेंगे कि थाला का क्या एक्सपीरियंस है? भाई थाला का एक्सपीरियंस है, वो खुद हेड कोच है। ऋतुराज गायकवाड़ को पीछे तो खुद ही भाई हेड कोचिंग दे सकते हैं वो ना, खुद ही हेड कोचिंग दे सकते हैं ऋतुराज गायकवाड़ को वो। और वो जो बॉन्डिंग रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के बीच में है, वो थोड़ी सी मतलब भले ही अब 2 बार चैंपियन बन गए हैं आपस में, तो वो चीज़ सॉल्व हो गई हो, वो तो वो लोग ही जानते हैं, लेकिन फिर भी वो वाली फील नहीं है जो ऋतुराज गायकवाड़ आप और धोनी के बीच में बोल सकते हैं। ये आपको बात माननी पड़ेगी। तो ये सब था भाई। यहाँ पर हमने देख लिया कि यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स को एज है, और अगेन मुंबई इंडियंस को थोड़ा सा एज कम है। लेकिन अब जो नई चुनौतीज क्या होने वाली हैं दोनों टीम्स के लिए, तो वो है नए खिलाड़ियों के साथ अपने सामंजस्य को बैठाना। चेन्नई सुपर किंग्स के नई खिलाड़ी टिकड़ी आ चुकी है, नए खिलाड़ियों ने ज्वाइन किया है। मोर ऑफ जो खिलाड़ी हैं वो पुराने पिछले कई सीजन में इनके लिए खेल चुके, वही वापस आ गए हैं। तो यहाँ पर इनके लिए थोड़ा सा मतलब काइंड ऑफ ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फ्लेमिंग्स को काफ़ी जो इनके जैसे रविचंद्रन अश्विन हो गए और भी कई खिलाड़ी जो पहले से जानते हैं और दोबारा से रिटर्न किए हुए हैं, तो उनको ज़्यादा कंडीशन दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन वही बात करें, मुंबई इंडियंस में बहुत सारे नए खिलाड़ी आए हैं, इनको ट्रेन करना पड़ेगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी मुंबई इंडियंस को, और कोचेस को उनसे कम्युनिकेशन बिठाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है मुंबई इंडियंस को। हालांकि ये कोचेस की मतलब मेंटलिटी पे डिपेंड करता है कि वो कैसे बहुत जल्दी खिलाड़ियों को अपने रंग में ढाल लेते हैं, या फिर खुद उनके रंग में ढाल लेते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। और महिला जयवर्धने इनके हेड कोच हैं, पिछले कई सीजन में ये चैंपियन बना चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि खिलाड़ी इसी साल नए आ रहे हैं, पिछले कई सीजन में भी खिलाड़ी बदलते रहते हैं। तो इनको एक्सपीरियंस है कैसे नए खिलाड़ियों के साथ कम्युनिकेशन बिठाना है, कैसे उन्हें अपने रंग में रंगना है या उनके रंग में रंगना है, ये अच्छे तरीके से जानते हैं। बाकी का इनका जो सपोर्टिव स्टार है वो भी इनके हिसाब से चलेगा। तो सारी चीज़ें ठीक ठाक होने वाली हैं। तो ओवरऑल हमारा यही असम्पशन है कि मुंबई इंडियंस इस सीजन काफ़ी थोड़ा बहुत अच्छा करेगी। पिछली बार इनका थोड़ा सा बिगड़ा था सिस्टम, वो इनकी आपसी दिक्कतों की वजह से बिगड़ा था, वो हम सब जानते हैं। लेकिन इस बार वो दिक्कतें नहीं रहेंगी मुंबई इंडियंस में। और चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो इनका तो हमेशा ही पॉजिटिव है, काफ़ी स्टेबल टीम है। ये टीम हमें बॉटम तो नहीं दिखने वाली, कम से कम इसकी बात तो गारंटी दे सकता हूँ 100% ये टीम हमें टॉप 4 में जाती हुई दिखेगी। तो बात करें इन दोनों ही टीम के फ्यूचर की, इस IPL 2025 के फ्यूचर की, तो मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ चेन्नई सुपर किंग्स तो टॉप 4 में पहुंचेगी। मुंबई इंडियंस भी हमें क्वालिफाई करते हुए नजर आ सकती है। इधर इस सीजन में बोल रहे हैं भाई गुजरात टाइटंस भी मजबूत हो गई है, पंजाब किंग्स भी मजबूत हो गई। भाई कितने भी मजबूत हो जाएं ये लोग, देखो किसी के लिए हेट नहीं है, सबसे पहले बात बोल दूं, मजबूत हो जाए लेकिन ये लास्ट में कोलैप्स करते हैं। हम लोगों ने देखा है कि पंजाब किंग्स आज से पहले कितनी बार मजबूत नहीं हुई है, बहुत बार मजबूत हुई है, लेकिन कोलैप्स इनका रहता है। ये कोलैप्स कर जाते हैं, क्यों कर जाते हैं उन पर हम बात करेंगे, अगले वीडियोस में बात करेंगे। तो अगर आप पंजाब किंग्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िएगा, हम अगले वीडियो में उन्हीं के ऊपर बात कर रहे हैं। और
ये जो सीरीज है जल्दी जल्द हम कल, आई थिंक कल में ये सीरीज खत्म कर देंगे। कल 2 लाइव आ सकते हैं मे बी, तो कल में दोनों लाइव में खत्म कर देंगे। तो ओवरऑल हमारा कंक्लूजन इस लाइव के जरिए यही था कि यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स को एज है, थोड़ा सा कंपैरिजन हम बात करें मुंबई इंडियंस के। तो यहाँ पर हमने कोचेस की आपको एनालिसिस दे दी। अब इस एनालिसिस के बाद आप खुद ही ये तय कर सकते हैं कि कौन सी टीम ज्यादा बेटर है, कौन सी टीम ज्यादा अच्छा कर सकेगी और आपकी टीम पॉइंट्स टेबल में कहां स्टैंड कर सकती है। इतना ज्यादा अब आप कैपेबल हो चुके हैं, आप अपनी स्क्वाड के बारे में जानते हैं, उनके कोचेस के बारे में जानते हैं, तो अब आप खुद ही एनालिसिस कर सकते हैं ना। और अगर आपने स्क्वाड वाला वीडियो नहीं देखा तो वो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है ऑलरेडी, आप स्क्वाड वाला वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। वहां पर हमने टीम की वीकनेस, मिडिल क्रम की वीकनेस, जो भी वीकनेसेस हैं उन पर जो बात करी है, इनकी जो स्ट्रॉन्ग जोन्स हैं उनकी बात करिए, तो सबके ऊपर बात करिए। आप उन जाकर वीडियोस को देख सकते हैं, उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एट लास्ट ऑफ द वीडियो में भी मिल जाएगा। तो ये सब था। तो आई होप आपको ये जो एनालिसिस होगा, जो कोचेस का एनालिसिस है, अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये जो एनालिसिस है अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, बिकॉज आपका सपोर्ट ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फील कराता है हमें। वो कहते हैं ना, जब हम कोई हार्ड वर्क करते हैं, कोई भी ऐसा काम कर रहे होते हैं और उसका हमें रिवॉर्ड मिल जाए उस काम करने के बाद, तो हमारा मन करता है कि इस काम को हम दोबारा करें। तो वो वही चीज़ है, हम आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हर टाइम एक अच्छा और एक अप टू डेटेड कंटेंट है जो आपको प्रोवाइड करें, वैल्यूएबल कंटेंट आपको प्रोवाइड करें। तो हमारी यही कोशिश है, लेकिन आपकी एक छोटी सी जरूरत, आपकी हेल्प चाहिए, वो है आपका सपोर्ट। तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो अभी आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो अगेन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फेसबुक पर पहली बार देख रहे हो तो फॉलो जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। ये सब आपका काम है, आपका सपोर्ट है। अगर आप सपोर्ट दिखाएंगे तो हमें जो मोटिवेशन है भर भर के मिलेगा और भी ऐसे ही डेटा जो है, और भी रिफाइंड तरीके से डेटा हम आपके सामने लेकर हाजिर हो जाएंगे। और एक और चीज़ है ना, आपके सपोर्ट से एक और चीज़ आती है, कैमरे के सामने बोलने का मोटिवेशन। हम सोचे भाई लोग देख रहे हैं हमारी वीडियोस को, तो मोटिवेशन एक अलग से अंदर से जागता है कि भी और वीडियोस बनाएंगे, तो उस टाइप का मोटिवेशन मिलता है। और वरना फिर कैमरे पर बोलना आपको मालूम है कि भाई इतना ज़्यादा ईजी नहीं होता। और मेरी आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी है, भाई आपको जब भी कोई नया क्रिएटर मिले ना, आपको अगर उसका वीडियो 1% 2% भी ठीक अच्छा लग रहा है या उसके वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, तो आप उसको जरूर सपोर्ट करें, लाइक करके, सब्सक्राइब करके। ये सब सपोर्ट आप दे सकते हैं। क्या जाता है भाई लाइक सब्सक्राइब से? तो ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, ये अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, वो तो मेरी कंडीशन में एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको हर एक सपोर्टर के लिए कह रहा हूँ, हर एक क्रिएटर के लिए कह रहा हूँ, सॉरी। तो इससे क्या होगा ना, एक सपोर्टिंग वाला माहौल होता है जो सोशल मीडिया में वो क्रिएट होता है, जो कि एक अच्छी, मतलब बोल सकते हैं एक अच्छा साइन होता है किसी भी नई जनरेशन के क्रिएटर, जो भी नई जनरेशन है वो क्रिएशन में आएगी तो उनके लिए एक अच्छा साइन होता है। कल को आप भी क्रिएटर बनेंगे और आपको लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा ना। तो इस वजह से सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो आई होप आपको ये जो वीडियो होगा अच्छा लगा होगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और जो भी लोग इस लाइव को देखने से रह गए, उनका ये जो रिकॉर्डेड वीडियो वो कल हमारे चैनल पर आपको तुरंत मिल जाएगा, यानी कि अभी नहीं मिलेगा, कल मिल जाएगा। तो तब तक के लिए दोस्तों सेफ रहिए और खुश रहिए और ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे एक और अंदर लाइव में, इजाजत दीजिए, राधे राधे।